हेलो दोस्तों, वेलकम टू LW क्लासेस लेसन 1 के पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। इसके पहले हमने पढ़ा था रोहिला वॉर, अब देखेंगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो कि 1775 से 82 के बीच में हुआ था। तो मराठास वर लार्जली रिमेन डिसयूनाइटेड सिंस द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हमने देखा था कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें मराठास हार जाते हैं और उसके बाद मराठा की जो पावर है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद जो मराठा में जो भी कन्फेडरेसी में ग्वालियर ऑफ सिंधिया, होलकर, ये पुणे के जो पेशवा हैं, वो सब में क्या हो डिसयूनिटी हो जाती है, मतलब वो यूनिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट। तो जिसका है फ़ायदा जो है कौन उठाता है? ब्रिटिशर्स। तो इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट है एमंग द मराठास वो स्टार्ट हो जाता है और उसका फ़ायदा ब्रिटिश यूटिलाइज़ करते हैं इन देयर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। 1775 में क्या होता है? देयर वॉज अ डिस्प्यूट फॉर द पोस्ट ऑफ पेशवा एमंग द माधव राव एंड इज अंकल रघुनाथ राव। तो हेरिडिटरी सिस्टम था पेशवा, तो बनना था माधव राव को, बट रघुनाथ राव जो कि उनके अंकल थे वो बनना चाह रहे थे। ठीक। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ इन बॉम्बे कंक्लूडेड ट्रीटी ऑफ सूरत। यहाँ पे ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है कि बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी उसने क्या किया, एक ट्रीटी की रघुनाथ राव के साथ, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सूरत। ठीक है, इन मार्च 1775। फिर रघुनाथ राव को प्रॉमिस किया गया, रघुनाथ राव प्रॉमिस्ड, पहले तो रघुनाथ राव ने प्रॉमिस किया कि वो बसिन और सालसेट, ये दो प्लेस हैं महाराष्ट्र रीजन में, जो रघुनाथ राव ने प्रॉमिस किया है कि वो देंगे ब्रिटिश को। ठीक है, और उसके बदले ब्रिटिश क्या करेंगे, पेशवा बनाएंगे, पेशवा बनने में हेल्प करेंगे रघुनाथ राव की। बट लेटर ऑन व्हाट हैपन कि व्हेन ही वाज अनविलिंग टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, बाद में क्या हुआ कि रघुनाथ राव ने अपनी प्रॉमिस को फिल नहीं किया, ब्रिटिश कैप्चर्ड देम। ठीक है, ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया रघुनाथ राव को। दिस एक्शन ऑफ द बॉम्बे गवर्नमेंट वॉज नॉट अप्रूव्ड बाय द वैरन हेस्टिंग। और ये जो बॉम्बे ने ये एक्शन लिया था, ठीक है, जो ये ट्रीटी हुई थी ट्रीटी ऑफ सूरत, ये वैरन हेस्टिंग ने अप्रूव नहीं किया था। ठीक है, वैरन हेस्टिंग याद रखना, वैरन हेस्टिंग जो है बंगाल, मेन बंगाल जो रीजन था वहाँ पे बंगाल रीजन में वैरन हेस्टिंग रूल कर रहे थे। ठीक, मतलब एक बंगाल सेंटर के हेड थे वो। 1776 में क्या हुआ, वैरन हेस्टिंग सेंट कर्नल उपटन। ठीक है, 1776 में क्या हुआ कि वैरन हेस्टिंग ने कर्नल उपटन को भेजा इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। तो कर्नल उपटन गए वहाँ पर, उन्होंने कैंसिल कर दिया ट्रीटी ऑफ सूरत एंड कंक्लूडेड ट्रीटी ऑफ पुरंदर। फिर ट्रीटी ऑफ सुरंदर की जगह बाद में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके साथ हुआ? नाना फडणवीस के साथ। ठीक है, नाना फडणवीस एक मराठा लीडर थे, इनके साथ क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी माधव राव सेकेंड जो है वॉज एक्सेप्टेड एज द न्यू पेशवा। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, माधव राव सेकेंड को नया पेशवा जो है एक्सेप्ट किया गया एंड द ब्रिटिश रिटेन्ड सालसेट अलॉन्ग विद हैवी वॉर इंडेमनिटी। ठीक है, और ब्रिटेन ने अपने अंदर क्या सालसेट को रख लिया, और काफ़ी ज़्यादा जो है हैवी वॉर इंडेमनिटी, मतलब कि जो वॉर होने वाला था उसकी जगह मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पैसे भी चार्ज किए मराठास से। ठीक है, और सालसेट को रख लिया उसके, और ओवरऑल ये भी देखा गया कि माधव राव सेकेंड को पेशवा बना दिया गया यहाँ पर। ठीक है, फ्रॉम दी ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो एक बार ध्यान यहाँ पे देंगे, ओवरऑल थोड़ा सा एक ब्रीफ में देखते हैं। तो सबसे पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रीटी करती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सूरत। ट्रीटी ऑफ सूरत किसके साथ? रघुनाथ राव के साथ। ठीक है, रघुनाथ राव जो है ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ, और उसमें ये डिसाइड होता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ ये डिसाइड होता है कि बसिन और सालसेट रघुनाथ राव बॉम्बे को देंगे, उसकी जगह बॉम्बे क्या बनाएंगे, पेशवा बनाने, रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में हेल्प करेंगे। बट एट द एंड क्या होता है, रघुनाथ राव ये चीज़ जो बॉम्बे बसिन और सालसेट होता है वो नहीं देते हैं, तो जिसकी वजह से बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्या होता है कि वो कैप्चर कर लेते हैं रघुनाथ राव को। बट ये जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी को कैंसिल कर देती हैं कौन? वैरन हेस्टिंग ने कैंसिल कर दिया। ठीक, इस ट्रीटी को, बॉम्बे ट्रीटी ऑफ जो है सूरत को कैंसिल कर दिया जाता है, और उसके बाद वैरन हेस्टिंग किसको भेजते हैं? कर्नल उपटन को, कर्नल उपटन को भेजा जाता है, और वो कर्नल उपटन कौन सी ट्रीटी करते हैं? ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। और इस ट्रीटी, ये इंपॉर्टेंट ट्रीटी क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी ओनली, ये ट्रीटी याद रखना है कि नाना फडणवीस के साथ होता है। नाना फडणवीस मराठा लीडर होते हैं, फडणवीस। ठीक है, ये ट्रीटी होती है नाना फडणवीस के साथ, और इसमें ये डिसाइड होता है कि नेक्स्ट जो पेशवा होंगे वो माधव राव सेकेंड होंगे,
ठीक है। और इसके अलावा ये भी जो है इसमें कंक्लूड होता है कि जो सालसेट है, सालसेट वो ब्रिटिश को दे दिया जाता है। ठीक है, सालसेट ब्रिटिश को दे दिया जाता है। हाउएवर होम अथॉरिटीज़, अब होम अथॉरिटीज़ क्या होती है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इस ट्रीटी को भी क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर को भी। ठीक, वैरन हेस्टिंग ऑल्सो कंसिडर्ड द ट्रीटी ऑफ पुरंदर एज अ स्क्रैप ऑफ पेपर। ठीक, वैरन हेस्टिंग जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर उपटन साइन करते हैं, इसको भी एक लाइक फर्जी पेपर की तरह मतलब एक समझते हैं कि ये बेकार पेपर है या खराब ट्रीटी है। ठीक, एंड सैंक्शन ऑपरेशन अगेंस्ट द मराठास, और सैंक्शन कर देते हैं कि अब मराठा के अगेंस्ट ऑपरेशन चलेगा। ठीक, इन द मीन टाइम ब्रिटिश फोर्स सेंट बाय द बॉम्बे गवर्नमेंट वॉज डिफीटेड बाय द मराठा। और उसी समय क्या होता था, ब्रिटिश फोर्स, बॉम्बे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, ब्रिटिश फोर्स भेजा था मराठास को हराने के लिए, और मराठा ने क्या किया, ब्रिटिश फोर्स को हरा दिया। 1781 में क्या हुआ, वैरन हेस्टिंग डिस्पैच्ड ब्रिटिश ट्रूप्स अंडर कैप्टन पोहम, ठीक, पोफम। तो 1781 में क्या हुआ, वैरन हेस्टिंग ने भेजा ब्रिटिश ट्रूप, ठीक है, किसके किसके अंडर, कमांडर कैप्टन थे उस समय पोफम, ठीक है, पोफम के अंडर भेजा गया। तो कैप्टन पोफम ने क्या किया, डिफीट कर दिया मराठा चीफ को, महाराजा उस समय महादजी सिंधिया थे, उनको हरा दिया गया। और इन अ नंबर ऑफ स्मॉल बैटल्स एंड कैप्चर्ड ग्वालियर, और ग्वालियर को कैप्चर्ड कर लिया गया। ग्वालियर के उस समय सिंधिया थे, ठीक है, मराठा चीफ। उसके बाद क्या हुआ, लेटर इन 1782 ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई। तो ये तीसरी ट्रीटी थी। ठीक है, हमने इस बैटल में फर्स्ट एंग्लो मराठा में 3 ट्रीटीज़ देखी, ट्रीटी ऑफ सूरत, फिर पुरंदर, फिर सालबाई। सालबाई वॉज साइंड बिटवीन वैरन हेस्टिंग एंड महाजी सिंधिया। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी सालसेट और बसिन ब्रिटिश को दे दिया जाएगा, और रघुनाथ राव वॉज पेंशन ऑफ, रघुनाथ राव को पेंशन दिया जाएगा। और ये भी कंक्लूड किया गया माधव राव सेकंड जो है वो पेशवा होंगे नेक्स्ट। ठीक, ट्रीटी ऑफ सालबाई स्टैब्लिश द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन इंडियन पॉलिटिक्स, इट प्रोवाइडेड ब्रिटिश 20 ईयर्स ऑफ पीस। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सालबाई से क्या हुआ, ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस भारत में हो चुका था पूरी तरीके से, और 20 साल के लिए अब पीस ट्रीटी हो चुकी थी मराठास के साथ, मतलब अब कोई भी फाइट नहीं होगी अगले 20 साल तक। ट्रीटी ऑल्सो इनेबल्ड ब्रिटिश टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन मैसूर विद द हेल्प ऑफ द मराठास इन रिकवरिंग देयर टेरिटरीज फ्रॉम हैदर अली। ठीक, ट्रीटी अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी ऑफ सालबाई ये भी डिसाइड किया गया था कि ब्रिटिश जो है वो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द मैसूर, ठीक है, मैसूर को प्रेशर करेंगे विद द हेल्प ऑफ मराठा। ठीक है, मराठा के साथ मिलकर मैसूर को प्रेशराइज करेंगे। ठीक है, जो भी टेरिटरीज ब्रिटिश की टेरिटरीज हैदर अली ने ले ली थी उनको रिकवर करने में, मतलब ओवरऑल मराठा हेल्प करेंगे ब्रिटिश की मैसूर को हराने में, ताकि जो भी टेरिटरीज हैदर अली ने ले ली थी ब्रिटिश की उनको रिकवर किया जाए। ठीक, दस द ब्रिटिश ऑन वन हैंड सेव्ड देमसेल्फ फ्रॉम द कंबाइंड अपोजिशन ऑफ इंडियन पावर्स एंड ऑन द अदर सक्सीडेड इन डिवाइडिंग द इंडियन पावर्स। तो एक तरफ सबसे पहली चीज़, एक तरफ ब्रिटिश ने क्या किया कि कंबाइंड अपोजिशन ऑफ इंडियन पावर्स के अगेंस्ट उन्होंने अपने आप को बचा लिया, क्योंकि अब उनके साथ कौन आ गया है, मराठा भी आ गया। दूसरी तरफ उन्होंने जो इंडियन पावर्स को भी डिवाइड कर दिया, मतलब मराठास को अपनी तरफ कर लिया, मैसूर को लाइक मैसूर अगली अलग डिफरेंट साइड में है। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780-84। अभी हमने देखा था पहला मराठा वॉर, अब देखते हैं सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर, उसके पहले हम देखते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1767 से 69 के बीच में हुआ था। हैदर अली इसमें विक्टोरियस थे अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड एट द एंड ऑफ द वॉर डिफेंसिव ट्रीटी साइन की गई थी कंक्लूडेड बिटवीन हैदर अली एंड द ब्रिटिश। आफ्टर 11 ईयर्स, 11 साल बाद सेकेंड मैसूर वॉर होता है, एंड द मेन कॉज ऑफ द वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के मेन कॉजेज क्या क्या थे। सबसे पहला कॉज था कि ब्रिटिश फेल्ड टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ द डिफेंसिव ट्रीटी विद हैदर व्हेन ही वाज अटैक्ड बाय द मराठास इन 1771। ठीक है, ब्रिटिश फेल्ड टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ डिफेंसिव ट्रीटी विद हैदर व्हेन ही वाज अटैक्ड बाय द मराठास इन 1771। तो पहली ट्रीटी जो साइन की गई थी वो थी ट्रीटी ऑफ मैसूर। ठीक है, जो पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उसमें हुआ था ट्रीटी ऑफ मैसूर। अब इसमें इस ट्रीटी में बात हुई थी कि अगर मैसूर पे मराठा अटैक करते हैं तो ब्रिटिश क्या करेगी, हेल्प करेगी, बट ब्रिटिश ने ये डिफेंसिव ट्रीटी थी, ब्रिटिश ने हेल्प नहीं किया था हैदर अली की। ठीक है, जो पहला रीज़न हुआ। ठीक, दूसरा क्या था कि देयर वॉज एन आउटब्रेक ऑफ हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच ड्यूरिंग द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरा रीज़न ये था कि झगड़े हो रहे थे इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, ठीक है, ड्यूरिंग द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तीसरा था कि ब्रिटिश कैप्चर्ड माही
ब्रिटिश ने माहे को कैप्चर कर लिया था। ये फ्रेंच सेटलमेंट था विद इन हैदर अली टेरिटरी। तो ये हैदर अली के अंडर में टेरिटरी था माहे, और हैदर अली ने किसको दिया था? ये फ्रेंच को दिया था। तो ब्रिटिश ने क्या कर लिया था? माहे को कैप्चर कर लिया था। चौथा रीजन था हैदर अली फॉर्म्ड अ ग्रैंड अलायंस विद निज़ाम ऑफ हैदराबाद मराठाज अगेंस्ट द ब्रिटिश 1779। ठीक, हैदर अली ने अलायंस सेटअप किया था निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठा के साथ, ताकि ब्रिटिश के अगेंस्ट अटैक किया जाए। वॉर बिगेन व्हेन ब्रिटिश लेड देयर फोर्सेस थ्रू हैदर्स टेरिटरी, ठीक है, थ्रू हैदर अलीज टेरिटरी विदाउट हिज परमिशन टू कैप्चर गुंटूर इन द नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, तो ब्रिटिश जो है नॉर्दर्न सरकार को कैप्चर करने के लिए निकल पड़े। हैदर अली डिफीटेड कर्नल बेली एंड कैप्चर्ड आरकोट इन 1780। हैदर अली ने कर्नल बेली को हरा दिया और आरकोट को जो है कैप्चर कर लिया। इन द नेक्स्ट ईयर वैरन हेस्टिंग बाय अ क्लेवर स्ट्रोक ऑफ डिप्लोमेसी, बहुत अच्छी डिप्लोमेसी वैरन हेस्टिंग की, और डिवाइड कर दिया कन्फेडरेसी को। ही मेड पीस विद द निज़ाम के साथ उन्होंने निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ पीस मेंटेन कर ली। वॉन द फ्रेंडशिप ऑफ भोसले के साथ उन्होंने फ्रेंडशिप कर ली। एंड केम टू एन अंडरस्टैंडिंग विद सिंधिया, जो सिंधिया थे ग्वालियर के, उनके साथ भी उन्होंने क्या हुआ? समझौता कर लिया। ठीक है, सबको अपनी तरफ कर लिया। ठीक, कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ? हैदर वॉज आइसोलेटेड, और हैदर अली क्या हुआ? अकेले हो गए, पूरी अलायंस खत्म हो गई उनकी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ही वॉज डिफीटेड बाई सर आयरकूट एट पोर्टो नोवा। ठीक, बैटल ऑफ पोर्टो नोवा वेरी इंपॉर्टेंट बैटल है। इस बैटल में क्या हो जाता है? हैदर अली की हार हो जाती है। बैटल ऑफ पोर्टो नोवा, ठीक, 1781 को होती है। इस बैटल में सर आयरकूट जो है बैटल हैदर अली को हरा देते हैं। इन दिसंबर 1782 हैदर डाइड ऑफ कैंसर एट द एज ऑफ 60 एंड हिज डेथ वॉज केप्ट सीक्रेट। ठीक है, और 1782 को क्या हो जाता है? दिसंबर को हैदर अली की मौत हो जाती है कैंसर की वजह से, और उनकी जो मौत है, वो डेथ है, उसको सीक्रेट रखा जाता है टिल हिज सन टीपू सुल्तान अज्यूम पावर, जब तक टीपू सुल्तान पावर को अज्यूम नहीं कर लेते। सेकेंड मैसूर वॉर केम टू एन एंड विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन 1783। ठीक, तो सेकेंड मैसूर वॉर में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से सेकेंड मैसूर वॉर खत्म होता है। अकॉर्डिंगली ऑल कॉन्क्वेस्ट वर म्यूचुअली रीस्टोर्ड एंड प्रिजनर्स ऑन बोथ द साइड्स वर लिबरेटेड। और एट द एंड क्या हुआ? सारे जो कॉन्क्वेस्ट हुए थे म्यूचुअली सबको रीस्टोर कर दिया गया। ठीक है, अपनी अपनी जगह, और सारे जो प्रिजनर्स थे उनको लिबरेट कर दिया गया दोनों साइड में। इसके बाद हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784। रेगुलेटिंग एक्ट को काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री डॉक्यूमेंट था। ठीक है, और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो फेल हो चुके थे, सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो पाए थे। तो क्या हुआ कि पिट 1784 में पिट द यंगर, ये प्राइम मिनिस्टर थे उसमें इंग्लैंड के। ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस द इंडिया बिल इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट डिस्पाइट बिटर डिबेट इन बोथ हाउसेस, और दोनों हाउसेस में बहुत डिबेट हुआ था इस बिल के लिए। ठीक है, बोथ द हाउसेस द बिल वॉज पास, पर अल्टीमेटली बिल पास हो गया था आफ्टर 7 मंथ and it received the royal assent in 1784. ठीक, दिस वॉज फेमस विद पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे इसके? बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, BOC होगा, जो इसमें 6 मेंबर्स होंगे। ठीक है, दे वर अपॉइंटेड बाय द क्राउन अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ठीक है, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर COD जो था रिटेन्ड विदाउट एनी ऑल्टरेशन इन इट्स कंपोजिशन। COD उतनी ही रहेगी, उसमें कोई भी कंपोजिशन में चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक, द एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंजेस आए। इट रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल फ्रॉम 4 to 3। जब से पहले मैंने देखा था कि काउंसिल एक होगी गवर्नर जनरल की काउंसिल जिसमें 4 मेंबर थे, अभी 3 कर दिए गए, इंक्लूडिंग द कमांडर इन चीफ। 4 से 3 मेंबर कर दिए गए। ठीक, ये चेंज किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट कॉन्स्टिट्यूट सिग्निफिकेंट लैंडमार्क विद रिगार्ड टू फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंपनी। और पिट्स इंडिया एक्ट जब आया था, इसमें फॉरेन पॉलिसी जो है कंपनी की वो भी चेंज हुई थी। क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द एक्ट रिवील दैट इट हैड इंट्रोड्यूस अ काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इन द फंक्शन ऑफ द कंपनी। ठीक, अभी अगर इसका रिव्यू किया जाए तो इस एक्ट का, तो इससे ये पता लगता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ फंक्शंस जो है कंपनी के इंट्रोड्यूस किए गए थे इस एक्ट में। जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल इट्स कमर्शियल फंक्शंस वेर एज बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंटेन इट्स पॉलिटिकल फंक्शन। तो यहाँ पे याद रखेंगे COD जो है कमर्शियल फंक्शंस को मेंटेन करेगा। कमर्शियल फंक्शंस ऐसे भी आ सकते हैं। COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है? कमर्शियल कंपनी क्या होती है? सामान अपना बेचती है। तो COD किससे रिलेटेड है? कमर्शियल से। C से कोर्ट और C से कमर्शियल। और BOC जो है वो क्या मेंटेन करेगी? पॉलिटिकल अफेयर्स। BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या मेंटेन करेगी? पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक, इनफैक्ट बोर्ड जो था, द बोर्ड रिप्रेजेंटेड द किंग एंड द डायरेक्टर सिम्बलाइज द कंपनी। ठीक, जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो रिप्रेजेंट करेगा किंग को। ठीक, और जो डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो सिम्बलाइज कर रहा है कंपनी को। ठीक, ये ध्यान देंगे। इम्पीचमेंट ऑफ वारेन हेस्टिंग। पिट्स इंडिया एक्ट 1784
वॉज रूड शॉक एंड बिटर डिसअपॉइंटमेंट फॉर वैरन हेस्टिंग, क्योंकि इस एक्ट से वैरन हेस्टिंग की थोड़ी पावर ले ली गई थी और ये काफ़ी ज़्यादा शॉक था वैरन हेस्टिंग के लिए। प्राइम मिनिस्टर स्पीच censoring the policy of government of Bengal was considered by Warren Hastings as a reflection on his personal character। प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी थी और गवर्नमेंट ऑफ बंगाल यानी वैरन हेस्टिंग को सेंसर किया गया था, ठीक है, सेंसर किया गया था। और ये सेंसरिंग जो होती है, सेंसर मतलब एक तरीके से आप ये होता है क्वेश्चन किया गया था वैरन हेस्टिंग के लिए एक पर्सनल कैरेक्टर की इमेज खराब करना, मतलब एक तरीके से उनकी इमेज खराब हो गई थी, ठीक है। हिज इमेज एंड रेपुटेशन वॉर टार्निस्ड इन इंग्लैंड, उनकी जो इमेज थी वो इंग्लैंड में काफ़ी ख़राब हो गई थी। देयरफॉर ही रिजाइंड, उन्होंने रिजाइन कर दिया और लेफ्ट इंडिया इन जून 1785। 1787 अगर देखें, वैरन हेस्टिंग वॉज इम्पीच्ड इन पार्लियामेंट बाई एडमंड बर्ग, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या होता है, वैरन हेस्टिंग को इम्पीच किया जाता है एडमंड बर्ग द्वारा एंड द विक्स फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसेस, जो भी उन्होंने काम किए थे, जो इनके लिमिट के बाहर थे वो भी उन्होंने काम किए थे, उसके वजह से इनको इम्पीच कर दिया गया। बर्ग ब्रॉट 22 चार्जेस अगेंस्ट हिम, 22 चार्जेस इनके खिलाफ लाए गए थे, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम वर रिलेटेड टू रोहिला वॉर। रोहिला वॉर में हमने देखा किस तरीके से वो हुआ था, ठीक है। केस ऑफ नंद कुमार देखेंगे अभी हम। द ट्रीटमेंट ऑफ राजा चेत सिंह ऑफ बनारस एंड प्रेशर्स ऑन द बेगम ऑफ अवध आफ्टर अ लॉन्ग ट्रेल विच लास्टेड, ट्रायल जो चला था 1795 तक चला था। फिर वैरन हेस्टिंग वॉज कम्प्लीटली एक्विटेड, फिर उनको मतलब एक बरी कर दिया गया था, एक्विटेड। ही रिसीव्ड पेंशन, उनको पेंशन दिया गया फ्रॉम द कंपनी एंड लिव्ड टिल 1818 तक वो जिंदा रहे। थोड़े से केसेस देखते हैं, वो चार्जेस जो उनके ऊपर लगाए गए थे। जैसे नंद कुमार जो केस था वो क्या था, नंद कुमार वॉज ए इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल इन बंगाल में, एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मतलब काफ़ी पॉपुलर एक ऑफिसर थे बंगाल में, ठीक है, नंद कुमार। ही वॉज हैंग्ड टू डेथ बाई वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता फॉर अ पेटी ऑफेंस ऑफ फोर्जरी। छोटी सी एक ऑफेंस के लिए, एक छोटी सी धोखाधड़ी इन्होंने किया था, छोटा सा एक ऑफेंस था, उसके लिए इनको लाइक फांसी की सज़ा दे दी गई थी, ठीक है। द इंग्लिश लॉ वॉज अप्लाइड इन दिस जजमेंट। इट वॉज कंटेंटेड दैट वैरन हेस्टिंग एंड सर एलिजा इम्फे, जो कि जज थे उस समय सुप्रीम कोर्ट के, कंस्पायर्ड, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी अगेंस्ट नंद कुमार। वैरन हेस्टिंग इम्पोज्ड हैवी पेनल्टी ऑन राजा चेत सिंह ऑफ बनारस। दूसरा केस ये था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगाई थी राजा चेत सिंह ऑफ बनारस के खिलाफ फॉर इस डिले इन पेमेंट ऑफ ट्रिब्यूट, ठीक है। राजा चेत सिंह ऑफ बनारस ने क्या हुआ कि इनको सर्टेन अमाउंट जो है देना रहता था गवर्नमेंट ऑफ बंगाल को, पर इन्होंने डिले कर दिया था, तो उसकी वजह से इन पर बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगा गई थी, इनको डिस्पोज कर दिया गया था हिम इन एन अनजस्ट मैनर, ठीक है। बेगम ऑफ अवध वाला केस क्या था, बेगम ऑफ अवध वर मदर एंड ग्रैंड मदर ऑफ द नवाब ऑफ अवध, ठीक है, ये मदर और ग्रैंड मदर थी। वैरन हेस्टिंग हेल्प्ड द नवाब बाय सेंडिंग हिज ट्रूप्स टू द हेल्प ऑफ नवाब हु स्क्वीज मनी फ्रॉम द बेगम्स। दिस वॉज अ हाई हैंडेड पॉलिसी। तो ओवरऑल इसमें ये देखा गया कि वैरन हेस्टिंग जो है एक तरीके से बेगम से काफ़ी ज़्यादा पैसा वगैरह इसमें से लिया गया बेगम से, ठीक है, अननेसेसरी। तो ये सारी चीज़ें, ओवरऑल एस्टीमेट ऑफ वैरन हेस्टिंग देखा जाए तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओवरऑल जो देखें तो यहाँ पर हम देखें मेन चीज़, तो यहाँ पे बताया जा रहा है ही फेस्ड हिज एक्सटर्नल एनिमीज़ विद अनफ्लिंचिंग करेज एंड अनफेलिंग रिसोर्सेज, ठीक है, बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपने एनिमीज़ को फेस किया, ठीक है। एंड हिज इंटरनल अपोनेंट्स विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेशेंस एंड फर्मनेस, बहुत ही अच्छे पेशेंस से और फर्मनेस से, कॉन्फिडेंट एक बिहेवियर से इन्होंने क्या हुआ, अपोनेंट्स को फेस किया। इट वॉज ऑन द फाउंडेशन विच वैरन हेस्टिंग लेड डाउन दैट अदर्स इरेक्टेड अ स्टेटली एडिफाइस। मतलब ओवरऑल इनका एक जो वैरन हेस्टिंग का एक पीरियड होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड है हमारे हिस्ट्री में। तो ये वीडियो यहीं तक है, सेकेंड चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।